नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे लॉ फॉर आरएएस में और आज है हमारा लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 7। इसमें हम डील करेंगे राजस्थान टेनेंसी एक्ट। देखिए, ये एक्ट भी 1955 का है। कल की तरह जैसे हमने राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट देखा था 1956 का था वो, तो सिमिलरली ये एक्ट भी उस टाइम के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। देखो, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? दिस एक्ट कंसोलिडेट्स एंड अमेंड्स। इस लाइन का मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कल भी, रिलेटेड टू टेनेंसीज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि ऑब्जेक्ट क्या है एंड प्रोवाइड फॉर सर्टेन मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म। तो उस टाइम के लोगों के लिए ये एक ऐसा टॉपिक हुआ करता था, क्योंकि जमींदारों के पास जमीन थी, वो बाकी लोगों को उतनी मदद नहीं करते थे, और जिसकी एक्चुअल जमीन होती थी या जो लोग काम कर रहे हैं जमींदारों के, उनको उतना पेमेंट नहीं मिलता था, इसीलिए इस पे लॉस बनाने की जरूरत थी। अब देखो, ये एक्ट पास कब हुआ था? 14 मार्च 1955 को। अब है चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी। तो इसमें डेफिनेशन क्लॉज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जनरली बन जाते हैं, छोटे क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं। एग्रीकल्चरल ईयर, ये क्या होता है? कोई भी ईयर जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 30 जून को खत्म हो रहा है। जैसे फाइनेंशियल ईयर आप सब जानते हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च या 31 मार्च तक रहता है। सिमिलरली एग्रीकल्चरल ईयर होता है। अब आपके ना एक पीवाईक्यू आया था कि एग्रीकल्चरलिस्ट क्या होता है। तो कोई भी पर्सन जो कि अपनी इनकम यहाँ से जनरेट कर रहा हो, एग्रीकल्चर से ही उसका लाइवलीहुड चल रहा हो, वो होता है आपका एग्रीकल्चरलिस्ट। एग्रीकल्चर क्या होता है? जहां से उसने इनकम डिराइव की थी एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन ने। तो ये होता क्या है? इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया, हॉर्टिकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट। तो ये तो कुछ वर्ड्स है जो इन्होंने लिख दिए हैं, पर जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर सिर्फ एक वर्ड में ही सिमट जाए। इसमें बहुत कुछ आता है। अगर आप कभी गाँव में गए हैं या फिर गाँव में रहे हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं, और जो नहीं भी होता है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर है बिस्सेदार। तो देखो, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे जमींदारी सिस्टम, वैसे ही एक होता है बिस्वेदारी सिस्टम। तो बिस्वेदारी सिस्टम में अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एक लैंड है, कोई टुकड़ा हो सकता है या बड़ी लैंड हो सकती है, पूरा गांव हो सकता है। अगर वो बिस्वेदारी सिस्टम में आ रहा है, वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड या वो पर्टिकुलर लैंड, तो उसका जो ओनर रहेगा हम उसे कहेंगे बिस्वेदार। बाकी ये लैंग्वेज पढ़ लेते हैं एक बार। shall mean a person on whom a village or a portion of village on any part of the state, मतलब पूरे स्टेट में कहीं भी, is settled on the बिस्वेदारी system and who is recorded as a बिस्वेदार or as an owner in the record of rights, मतलब कि ओनर ही है वो एक तरीके से लैंड का इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अब है एस्टेट क्या होता है? जैसे बिस्वेदारी सिस्टम में बिस्वेदार उस जमीन का मालिक है, सिमिलरली ये चार देखिए, जागीरदार, बिस्वेदार, जमींदार और लैंड ओनर, मतलब ऐसा कोई भी पर्सन जिसका इंटरेस्ट हो सकता है। इंटरेस्ट मतलब कि कोई हिस्सा हो सकता है, जैसे को शेयर्स होते हैं वैसे ही इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर पूरी लैंड उसकी हो सकती है, वो सारा आ जाएगा एस्टेट में। शैल मीन जागीर लैंड, इंटरेस्ट इन जागीर लैंड पूरी भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर पार्ट भी हो सकता है उसका। बाय जागीरदार, ये चार लोग हैं। एंड शैल इंक्लूड लैंड और इंटरेस्ट इन लैंड बाय बिस्वेदार, जमींदार और लैंड ओनर। अब देखो, इजारा और ठेका ये एक ही चीज है, और ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये आपने सुना ही होगा। अगर आपने इजारा नहीं सुना है फिर भी आपने ठेके पे दिया है, ये सुना होगा। इसका क्या मतलब होता है कि किसी की प्रॉपर्टी है, वो उस प्रॉपर्टी को भी यूज नहीं ले रहा है, उसने दे दिया ठेके पर किसी और को काम करने के लिए। अब वो वहां पे काम करेगा, जो भी प्रॉफिट जनरेट होंगे, जो भी उनका डिसाइड हुआ था कि इतना शेयर इनको जाएगा, अब वो हो सकता है कि कैश में चला जाए, हो सकता है काइंड में चला जाए, ये डिपेंड करेगा कि क्या डिसाइड हुआ था उनके बीच में। shall mean a farm or a lease granted for the collection of rent. The area of which an ijara or ठेका relates shall be called the ijara और ठेका area. ये हम एरिया भी डिसाइड कर लेंगे, या फिर किस लिए ग्रांट किया है वो डिसाइड कर लेंगे। एंड इजारदार और ठेकेदार shall mean the person to whom an इजारा और ठेका is granted. ठेकेदार आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आपको रिलेटेबल लगेगा, और इजारदार इसी का दूसरा नाम है। फिर है खुदकश। देखो, ये क्या होता है? ये भी पहले वाले टाइम से ही हमें रिलेट करके देखना है, जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा, कोई आदमी है, उसकी खुद की ये लैंड थी, पर आज वो लैंड किसी और के पास रखी हुई है, वो खुद की ही जमीन में काम करने के लिए कहीं और जा रहा है। मतलब ध्यान क्या रखना है कि ये जमीन उसकी खुद की है। और दूसरा होता है, ये तो है कि जमीन किसी और के पास है, दूसरा क्या हो गया कि जमीन भी उसी की और वो काम भी खुद ही कर रहा है, यहाँ पे सब कुछ उसके पोजेशन में है, सब कुछ उसी के कंट्रोल में है। shall mean land in any part of the state.
कल्टीवेटेड पर्सनली बाय एन एस्टेट होल्डर, मतलब उसकी जमीन थी और वो खुद ही कल्टीवेट कर रहा है, और ये दोनों टाइप के इंक्लूडेड रहेंगे इसके अंदर। अब है सायर। देखो ये भी आपका पीवाईक्यू था, इसीलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है, और यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बना था। अब डेफिनेशन से लॉन्ग क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं। सायर होता क्या है, अगर इजी लैंग्वेज में देखें तो हम एक रेंट की तरह होता है। जैसे कल लैंड रेवेन्यू एक्ट में हमने देखा था एक जगह पे प्रीमियम, तो प्रीमियम भी एक तरीके का रेंट था, बट उस एक्ट के अंदर वहां पे प्रीमियम वर्ड यूज हुआ। सिमिलरली होता है सायर, कि हमने कुछ चीजें यूज की हैं, कुछ राइट्स लिए, उसके बदले में हम ये पेमेंट दे रहे हैं। shall include whatever it is to be paid by a lease or license, तो अगर लीज की है तो लेसी को देना पड़ेगा, अगर लाइसेंस हुआ था तो लाइसेंसी को देना पड़ेगा। ऑन अकाउंट ऑफ राइट टू गैदर, अब क्या ले रहे हैं मतलब किसके बदले में दे रहे हैं, तो कुछ लिया भी होगा ना, क्या ले रहे हैं देखो। अनऑक्यूपाइड लैंड सीन एज ग्रास, मतलब कि वहां पे अगर कोई ग्रास है वो यूज की है, थैचिंग ग्रास जानवरों के लिए जो थी, वुड फ्यूल, फ्रूट्स, लैक, गम, पाला, पानी, वाटर नट्स, या फिर उसके जैसी कोई चीजें। इवन देखो ये भी इंक्लूडेड है, डंग लाइंग स्कैटर्ड ऑन द सरफेस और ऑन द अकाउंट ऑफ फिशरीज एंड फॉरेस्ट, मतलब एक तरीके से कुछ भी आपने यूज किया है जो भी वहां पे था। इवन देखो डंग को मैं इसीलिए हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हर एक चीज यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है। अगर आपने किसी भी मीन से लिया है तो आपको ये शायर देना पड़ेगा बदले में। फिर है सब टेनेंट, शैल मीन अ पर्सन। ये पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका समझा देती हूँ क्या होता है। ये है ओनर, ठीक है, ओनर ने दी है अपनी लैंड या जो भी घर हो सकता है, ये दिया है टेनेंट को रहने के लिए। अब टेनेंट आगे क्या दे सकता है डिपेंड करेगा कि उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या अग्रीमेंट हुआ था। टेनेंट दे सकता है सब टेनेंट को, मतलब ओनर ने दिया टेनेंट को, टेनेंट ने दिया सब टेनेंट को। ऐसे में सब टेनेंट कौन हुआ, जिसने टेनेंट से घर लिया है, जैसे कि टेनेंट ने ओनर से लिया था। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ये आपको ऐसे ही चार्ट बना के देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं। शैल मीन अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट बाय वॉट एवर नेम डेजिग्नेटेड, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। हु holds land from the tenant thereof including a malik or a tenant from a landowner and by whom rent would be payable। अब अगर जमीन लिए तो बदले में रेंट तो देंगे। अब जमीन अगर टेनेंट से लिए तो ये जो सब टेनेंट होगा वो पैसे भी टेनेंट को ही देगा। सिमिलरली अगर टेनेंट होता तो उसने जमीन ली है ओनर से, मतलब मालिक से, तो वो पेमेंट भी इन्हीं को देता, मतलब रेंट भी इन्हीं को देता। अब है नल बात, शैल मीन पेमेंट इन कैश और इन काइंड। ये देखो ये ना एक चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस एक्ट की, कि इन्होंने दोनों चीज इंक्लूड करी है, कैश भी और काइंड भी। अब एक चीज तो ये अच्छी है कि इन्होंने इंक्लूड किया, पर इसी का उस टाइम पे मिसयूज भी होता था। काइंड बोल के बहुत सारा काम करवा लेते थे और बदले में कुछ देते भी नहीं थे, या फिर जो उनका पैसा कटना चाहिए था उतना काटते ही नहीं थे, कहते थे कि अभी तो कम ही काम हुआ है। टू दी ओनर ऑफ अ वेल बाय सम पर्सन फॉर यूजिंग दैट वेल फॉर इरिगेशन। ये भी अगर आप गांव में रहें तो आपने सुना होगा। जैसे ना ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ। ये दो प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे बना हुआ है कुआं। अब इनके पास कोई कुआं नहीं है तो इन्होंने यूज कर लिया इनका कुआं। तो अब वो जो कुआं यूज किया है उसके जो भी पैसे होंगे, लिखा हुआ है ना कैश या काइंड जो भी होगा, तो कुआं यूज करने के लिए जो देंगे वो कहा जाएगा नल बात। मतलब जो भी आपने यूज किया उसके बदले में आपको कुछ पेमेंट तो देना ही है। जैसे शायर हमने देखा था वो किन चीजों के लिए, सिमिलरली नल बात। अब है चैप्टर नंबर 2, ये डील करता है खुद कष्ट से। इसमें इसका सब कुछ इंक्लूड कर दिया, राइट्स, ट्रांसफर, लाइबिलिटीज जो भी है सब कुछ। तो चैप्टर 2 डील्स अबाउट खुद कष्ट राइट्स, सक्सेशन एंड ट्रांसफर। देखो एक्सटिंक्शन ऑफ खुद कष्ट राइट्स। अब ये एक पर्सन है, हम अभी देखेंगे कि 4 टाइप के ना टेनेंट्स होते हैं। ये हमने अभी पहले भी देख लिया था कि खुद कष्ट कौन होता है, जो कि खुद की ही लैंड को पर्सनली कल्टीवेट करता है। और अभी हम आगे देखेंगे कि 4 टाइप के टेनेंट्स होते हैं। तो ऐसा पहले होता था बट धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट हो गए। तो क्यों एक्सटिंक्ट हुए, उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक दो देख लेते हैं। लैंड थी, हमने 2 टाइप के खुद कष्ट के एग्जांपल देखे थे। लैंड थी उसकी खुद की, मगर वो अभी किसी और के पास है, किसी भी वजह से हो सकती है, डरा धमका के ले ली हो या फिर वो खुद इतना अवेयर नहीं हो। अब वो यहाँ पे जाता है काम करने के लिए खुद की ही लैंड पे। अब उसे दी गई थी लैंड पर उसने काम नहीं किया, हो सकता है उसे बोला गया होगा कि आपको इतना प्रोड्यूस करना है, रिजल्ट नहीं आए, या हो सकता है बोला गया हो कि इतने टाइम में ही करना है, नहीं हुआ, या फिर किसी और वजह से डिले हो गया, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि जो काम करने कहा गया था नहीं किया, तो ऐसे में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनके जो खुद के राइट्स थे वो उनके पास से चले जाएंगे। तो इसी तरीके से और भी कोई रीजन हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि क्या सर्कमस्टांसेस है। अब आता है खुद का राइट इज नॉट ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब एक पर्सन है और दूसरा पर्सन है, एक ने दूसरे को दे दिया, बदले में कुछ भी ले लिया, पैसे ले लिए या कोई और उस टाइम पे सामान चलता होगा वो ले लिया।
अगर ये हो पाता है तो वो हो गया ट्रांसफरेबल, बट ये नहीं हो सकता है। ये आपको हेरिटेबल है, मतलब एक पर्सन है सिर्फ उसके बच्चों को मिलेगा, सक्सेशन से ही जाएगा, हम जानबूझ के किसी और को नहीं दे सकते। कि और कैसे दिया जा सकता है, एक्सेप्ट बाय गिफ्ट, मतलब गिफ्ट से हम दे सकते हैं। अब देखो गिफ्ट क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे हमने देखा था सेल करना, प्रॉपर्टी सेल करना, मतलब पूरे सारे राइट्स दे दिए ओनरशिप के और बदले में ले लिए पैसे या फिर प्रॉपर्टी दे दी, ये होता है नॉर्मल सेल आउट, ये तो आपने सुना ही होगा। गिफ्ट में क्या होता है कि हम वॉलेंटरीली अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे रहे हैं और बदले में कुछ भी नहीं ले रहे हैं, मतलब पैसा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ऐसी ही मर्जी से दे दिया। और जब हम गिफ्ट देते हैं तो वो हम वापस नहीं ले सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल, अगर आपने किसी को घड़ी दी है गिफ्ट में, अगर ऐसे अपन बर्थडे गिफ्ट की बात करें तो वो नॉर्मल गिफ्ट हो गए, पर जब हम इंस्ट्रूमेंट बना के गिफ्ट देते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट था जिसे दे दिया, अब वो वापस नहीं लिया जा सकता किसी भी वजह से। और कैसे ट्रांसफर हो सकता है, एक्सचेंज से ट्रांसफर हो सकता है। एक्सचेंज में क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी हो गई, या फिर अगर पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू वो नहीं है तो साथ में कुछ पैसे हो गए। अगर यहाँ पे पूरे पैसे होते तो वो सेल आउट हो जाता, और सेल आउट तो अलाउड ही नहीं है क्योंकि नॉट ट्रांसफरेबल है। बट एक्सचेंज हो सकता है कि प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी और कुछ पैसा बाकी रह रहा था, हो सकता है मार्केट वैल्यू अलग अलग हो, तो वो पार्टीशन नाम से ही क्लियर है, गिफ्ट मैंने समझा दिया है। अब आता है ऑन एबॉलिशन ऑफ स्टेट होल्डर। अगर स्टेट होल्डर, हमने पढ़ा था कि स्टेट क्या होता है, अगर ऐसे में उस सिस्टम का एबॉलिशन हो जाता है तो क्या होगा। अगर कोई खुदकश है तो वो बन जाएगा खातेदार टेनेंट। खुदकश मतलब प्रॉपर्टी उसकी खुद की थी, अब वो क्या बन गया, खातेदार टेनेंट। खातेदार टेनेंट कौन होता है हम अभी देखेंगे। बेसिक आप सिर्फ इतना समझ लो कि इनका नाम होता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। फिर दूसरा है जमींदार और बिस्वेदार, ये बन जाते हैं मालिक आफ्टर एबॉलिशन। मालिक के पास सारे राइट्स होते हैं और जो टेनेंट रहेगा उसे कुछ लाइबिलिटीज रहेंगी, बट ये सब्जेक्ट टू दी एक्ट है, हो सकता है एक्ट में मालिक के लिए भी कुछ राइट्स लिख दिए हो या कुछ लाइबिलिटीज हो, तो वो डिपेंड करेगा एक्ट में जो लिखा गया है वैसा वैसा ही करना है। अब है चैप्टर नंबर 3, क्लास ऑफ टेनेंट्स, मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप के टेनेंट्स हैं, हम देखेंगे। मालिक कौन होता है, अभी अभी जस्ट देख कर आए कि जैसे ही एबॉलिशमेंट होता है जागीरदार सिस्टम जमींदार सिस्टम का, तो ऐसे में उन लोगों को मालिक बोला गया था, क्योंकि अब जैसे एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट था तो इस नाम को ही हटा दिया, अब वो हो गए प्रॉपर्टी के मालिक। अब दूसरा है खुदकश का आसामी। ये आसामी लिखा हुआ है बट अगर आप हिंदी में समझें तो ये होगा अस्वामी। अस्वामी मतलब, समझ रहे हैं आप, सिमिलरली टेनेंट ऑफ खुदाकश। अभी अभी हम देख कर आए कि खातेदार टेनेंट होता है, तो वैसे ही यहाँ पे खुदकश टेनेंट होता है। इट मीन्स होल्डर ऑफ खुदकश। खुदकश एक प्रॉपर्टी है जो खुद ही कल्टीवेट करता है। ये बार बार समझाने का सिर्फ एक ही मीन्स है, ताकि आप इन सारे टर्म्स में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये सारे केसेस स्टार्ट होते हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए। दूसरा है खातेदार आसामी, ये भी हो गया वापस अस्वामी लिखा हुआ है ये। खातेदार टेनेंट, ये क्या होता है, हुज नेम इज रजिस्टर्ड एज अकाउंट होल्डर इन गवर्नमेंट अकाउंट्स, मतलब कि गवर्नमेंट के अकाउंट में इनका नाम है, इन्हें कुछ राइट्स दिए गए हैं। फिर है गैर खातेदार टेनेंट, ये तो आपस में ही ऑपोजिट है। लैंड होल्डर हुज नेम इज येट टू बी रजिस्टर्ड, अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, और क्योंकि नाम ही गैर खातेदार है तो आई डोंट थिंक कि इनका नाम रजिस्टर होगा भी। फिर आता है सब टेनेंट। सब टेनेंट हमने समझ लिया है कि ओनर, फिर टेनेंट, फिर सब टेनेंट। इट मीन्स अ पर्सन हु रिसीव्स लैंड फ्रॉम दी टेनेंट, इन्होंने टेनेंट से लिया और टेनेंट को ही ये पैसा भी देंगे एज अ रेंट। फिर आते हैं कुछ राइट्स जो कि खातेदार को नहीं मिल सकते हैं, कैसे नहीं मिल सकते हैं अभी देखेंगे। नो खातेदार राइट शैल अक्रू टू एनी टेनेंट टू whom लैंड इज लेट आउट टेम्परेरीली, ये तो यहाँ पे टेम्परेरीली की बात करिए, बट कुछ और राइट्स है वो भी अभी देखेंगे। इन गैंग कैनाल, भाखड़ा, चंबल, जवाई प्रोजेक्ट, ये जो सारे प्रोजेक्ट एरियाज है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंक्लूड है, इसीलिए। और एनी अदर एरिया मॉडिफाइड ऑन दिस बिहाफ बाय स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इंक्लूडेड है तो किसी और को यहाँ पे राइट्स नहीं दिए जा सकते हैं। और कौन कौन से राइट्स नहीं मिलते हैं, कहाँ कहाँ नहीं मिलते हैं, पैस्चर लैंड जो कि चराने की जगह होती है। वैसे हम देखते हैं कि गाँव में जो गाय भैंस है वो कहीं भी चढ़ने के लिए चली जाती हैं, बट ये गवर्नमेंट का राइट है और गवर्नमेंट की एक तरीके से ड्यूटी भी है कि वो एक पर्टिकुलर लैंड बनाएंगे कि जहाँ पे गाय भैंस आ सके और अपना सारा काम कर सके, तो ये उन्हें एक लैंड बनानी होती है और अगर ऐसी बनाई गई है तो वहाँ पे राइट्स नहीं दिए जाएंगे। लैंड विद इन दी लिमिट्स ऑफ कैंटोनमेंट, ये जो छावनी आपने, जो हम देखते रहते हैं ना मिलिट्री बेसिस, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, तो उन सब एरियाज में भी किसी और को राइट्स नहीं मिलेंगे। विद इन रेलवे बाउंड्रीज, आपने देखा होगा ऐसे रेलवे ट्रैक्स हैं, इवन जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं वहां पे भी जो रेलवे ट्रैक है उसके आसपास ऐसे थोड़े थोड़े से घर बने हुए रहते हैं, और अगर जगह खाली भी है तो वहां पे ऐसे ना बड़े बड़े से पत्थरों पे लिखा हुआ रहता है, दैट मीन्स वो लैंड और कोई नहीं यूज कर सकता है। उसके बाद वाला जो एरिया है वहां पे आपको दिखेंगे कि घर है या लोग रह रहे हैं। फिर है म्युनिसिपल ट्रेंचिंग ग्राउंड,
ये क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी डिसाइड कर लेती है कि पूरे विलेज से बाहर या फिर शहर से बाहर एक कोई जगह होती है जहाँ पे कि वो एक ग्राउंड की तरह, बड़ा सा ग्राउंड होता है, खेत हो सकता है, जहाँ पे वो सारा वेस्ट रखते हैं, क्योंकि ये सब चीजें शहर के बीच में तो हो नहीं सकती हैं इसीलिए। लैंड अंडर शिफ्टिंग और अनस्टेबल कल्टीवेशन, लैंड यूज्ड फॉर कल्टीवेशन इन बेड ऑफ रिवर, बेड ऑफ रिवर में क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि साइड में तो हो सकता है, हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखते भी हैं, जैसे रिजॉर्ट्स वगैरह बने हुए रहते हैं, बट इसके आसपास में क्या होता है ना, अलूवियन या डिलूवियन हो सकता है, मतलब कि हो सकता है कभी बारिश ज्यादा हो जाए तो ये जगह बढ़ जाती है नदी की, हो सकता है कभी नहीं आए तो वो कम हो गई, बट वो जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा, हो सकता है अगली बारिश में वो बढ़ जाए, इसीलिए इसके आसपास की जगह को हम थोड़ा रिस्की मानते हैं। फिर है लैंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एनी गवर्नमेंट फॉरेस्ट, तो ये भी गवर्नमेंट ही इंक्लूडेड है यहाँ पे भी। अब आता है चैप्टर 3A, कन्फर्मेंट ऑफ राइट, कि किसी को राइट कंफर्म किया, किसको किए, किसको दिए हैं। दिस चैप्टर मेंशंस अबाउट कन्फर्मेंट ऑफ राइट ऑन सर्टेन सब टेनेंट्स एंड टेनेंट्स ऑफ खुदकश ऑन पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, मतलब कि खुदकश टेनेंट है उसको कुछ राइट्स दिए हैं, अब राइट दे रहे हैं तो बदले में कुछ पैसा तो होगा, तो उसी को यहाँ पे हमने कॉम्पनसेशन नाम दिया है, कुछ राइट्स दिए बदले में मिल गया कुछ कॉम्पनसेशन। अब वो कैसे होगा देखते हैं। The amount of compensation payable to a landholder for the accrual of खातेदारी rights, तो किसके बदले में मिल रहा है, खातेदारी राइट्स हम दे रहे हैं। अभी जस्ट हमने देखा कि कहाँ कहाँ खातेदारी राइट्स नहीं मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते वो भी समझ लिया। अब अगर कहीं पर मिल रहे हैं तो ऐसे में पेमेंट क्या देना है, मतलब कॉम्पनसेशन क्या देना है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अगर वो लैंड अनइरिगेटेड लैंड है तो 15 टाइम्स, मतलब कि मान लो अगर 1000 रुपए थे तो 1000 × 15 टाइम्स कर देंगे, उतना कॉम्पनसेशन जाएगा। वही अगर इरिगेटेड लैंड है तो 20 टाइम्स हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, आप समझ रहे होंगे, इरिगेटेड और अनइरिगेटेड में जैसे कि उस लैंड पे कोई कुआं है तो उनके लिए इजी हो जाएगा, अब इजी होगा इसीलिए कॉम्पनसेशन ज्यादा है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट किया है किसी पर्सन ने, देखो ये इस एक्ट की अच्छी बात है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख भी सकते हैं कि अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो उसके बदले में भी हम कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। जैसे कि अभी लैंड है किसी पर्सन के पास, उसने कुछ इम्प्रूवमेंट करवा दिया, तुरंत ही लैंड ट्रांसफर हो गई किसी और को, इसने तो उस चीज का प्रॉफिट लिया ही नहीं, फायदा उठाया ही नहीं, तो ऐसे में वो कह सकता है कि मैंने इम्प्रूवमेंट करवाया था इस लैंड में, तो इसके बदले में वो कॉम्पनसेशन मिलेगा इसको। फिर है नल बात, नल बात मतलब किसी और का कुआं यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में रहेगा 10 टाइम्स। अब है चैप्टर 3B। 3B क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग लैंड इन एक्सेस ऑफ सीलिंग एरिया। देखो सीलिंग एरिया क्या होता है, एक दूसरे हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। ईडब्ल्यूएस, जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें कैटेगरी होती है जनरल ईडब्ल्यूएस करके, इसका मतलब क्या होता है या इसकी सीलिंग लिमिट क्या है। इसमें कहा गया है कि जिसकी भी इनकम 8 लाख से कम है वो सारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल करेंगे, मतलब इसकी सीलिंग लिमिट हो गई 8 लाख रुपीज। तो वैसे ही प्रॉपर्टी की भी एक सीलिंग लिमिट हो सकती है, जैसे कि आप देखेंगे बीपीएल में तो उनकी भी एक लिमिट होती है। फिर आता है कि किस किस को कुछ गवर्नमेंट फैसिलिटीज मिलती हैं, फिर कुछ लोग होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट की आज तक उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं जितनी बाकी लोगों को मिलती है, तो वो सब अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग हायरार्की होती है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो सीलिंग एरिया है उसके एक्सेस में अगर कोई लैंड रख रहा है तो वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो नहीं रख सकता, और ऐसे में अगर रखेंगे तो उन्हें कुछ पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। फिर आता है चैप्टर 3C, ये बात करता है प्राइमरी राइट्स की। अब देखो प्राइमरी राइट्स पे भी आपका पीवाईक्यू बन चुका है, तो ये भी आपको थोड़ा अच्छे से करना है। ऑफ टेनेंट्स या फिर लैंड होल्डर्स, दोनों को इंक्लूड कर दिया, टेनेंट को भी और जो ओनर्स हैं उनको भी। क्या क्या राइट्स हैं, राइट टू रेसिडेंशियल हाउस, ये तो इजी है। दूसरा है रिटर्न लीज एंड इट्स काउंटर पार्ट, तो अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो वो यहाँ पे इंक्लूड हो गया। अटेस्टेशन ऑफ लीज, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको लीज अटेस्ट करनी पड़ेगी। जनरली कोई भी प्रॉपर्टी होती है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपने खुद ने कोई प्रॉपर्टी ली है तो आप ये बात समझते हैं, जानते हैं, उसकी जाके रजिस्ट्री करवानी पड़ती है कोर्ट्स में, पर अगर नहीं करवाई है तो ऐसे में कोई तो इंस्ट्रूमेंट है उसे अटेस्ट करेंगे हम। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ प्रीमियम और फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर अब अलाउड नहीं है, इसके लिए बहुत सारे एक्ट्स भी बनाए गए हैं बाय इंडियन पार्लियामेंट। फिर आता है प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट अदर देन रेंट, देखो अगर कोई टेनेंट है तो उसे कुछ रेंट तो देना है, इसीलिए वो वहां पे रह रहा है, कुछ राइट्स मिल रहे हैं, मतलब बदले में पैसे दे रहा है, बट ऐसे में रेंट के अलावा आप एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं ले सकते हो, उसको वहां पे रहना है, उसकी जरूरत है टेनेंट की, तो ऐसे में हम उसका डिसएडवांटेज नहीं ले सकते हैं। फिर आता है राइट टू यूज द मटेरियल इन कनेक्शन विद द रेसिडेंशियल हाउसेस, एक्विजिशन ऑफ राइट टू नल बाथ, ब्रिंगिंग डेक्लेरेटरी सूट्स। देखो अब डेक्लेरेटरी सूट्स क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट है फ्रॉम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ऐसे में क्या होता है, आप लोग को सिर्फ थोड़ा सा ही काम आएगा, ज्यादा इन डेप्थ नहीं है। तो क्या होता है डिक्लेरेटरी सूट, जैसे नाम से ही मतलब डिक्लेयर कराना है। फॉर एग्जाम्पल किसी का राइट है किसी प्रॉपर्टी पे, उसके कुछ राइट्स हैं,
किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो टेनेंट हो सकता है, को टेनेंट हो सकता है, सब टेनेंट हो सकता है या ओनर हो सकता है। किसी भी टाइप का उसका राइट है जो कि बाकी लोग नहीं मान रहे, बाकी लोग कह रहे हैं हम तो इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, बट उसका तो राइट है। ऐसे में वो कोर्ट में फाइल करता है डिक्लेरेटरी सूट, मतलब कि वो ये नहीं कह रहा कि मुझे आप कुछ कॉम्पनसेशन दे दो, मुझे कुछ दिलवा दो, वो सिर्फ ये कह रहा है कि आप सबके सामने डिक्लेयर कर दो ताकि बाकी सब लोग भी मेरा जो राइट है उसे रिकॉग्नाइज कर लें, मुझे मान लें कि हाँ भाई ये मेरा ही राइट है, मैं ही यहाँ का टेनेंट हूँ, सब टेनेंट हूँ या ओनर हूँ। तो बस कोर्ट का यहाँ पे काम होता है एक डिक्लेरेटरी डिक्री देना, मतलब कि डिक्लेयर कर देंगे और बाकी सबको उसे मानना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब आता है चैप्टर नंबर 4, ये बात करता है डिवोल्यूशन, ट्रांसफर, एक्सचेंज एंड डिवीजन की। द इंटरेस्ट ऑफ अ टेनेंट, जैसे हमने पहले देखा था खातेदारी राइट्स के बारे में, वैसे ही द इंटरेस्ट ऑफ टेनेंट ऑन हिज होल्डिंग इज हेरिटेबल बट नॉट ट्रांसफरेबल, मतलब कि टेनेंट के जो राइट्स हैं वो खुद किसी और को नहीं दे सकता। अब क्यों नहीं दे सकता, सिंपल सी बात है, अगर हम थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो भी समझ में आएगा। प्रॉपर्टी है ओनर की, ऐसे में टेनेंट को सिर्फ रहने के लिए मिली है, तो वो आगे किसी और को कैसे दे सकता है। कभी कभी कॉन्सेप्ट होता है सब टेनेंट का, बट वो भी अगर सिर्फ ओनर अलाउ करे तो, वरना नहीं अलाउ होता है। तो ऐसे में टेनेंट को ट्रांसफरेबल राइट्स नहीं होते हैं बट हेरिटेबल होते हैं, क्योंकि हो सकता है जो टेनेंट है उसकी डेथ हो जाए तो उसके बच्चे उसकी फैमिली तो वहां पे रहेंगे ना, तो हेरिटेबल तो है, सक्सेशन में मिलेगा। सक्सेशन में ऐसे नहीं कि पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जितने राइट टेनेंट के पास थे उतनी ही उसके लीगल हायर्स को मिलेंगे, बट ट्रांसफरेबल नहीं है। ही कैन डिवॉल्व, ट्रांसफर, एक्सचेंज और डिवाइड हिज लैंड होल्डिंग, मतलब कि ये सारे काम वो कर सकता है अगर वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है तो, बट अगर वो टेनेंट है तो नहीं कर सकता। देर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेल, मतलब वही ट्रांसफर करना, गिफ्ट, अब उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है तो वो गिफ्ट कैसे कर देगा। गिफ्ट में क्या होता है, बाय इंस्ट्रूमेंट हमने किसी को दे दिया और फ्री में दे दिया, वापस भी नहीं ले सकते, तो उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है तो वो दे ही नहीं सकता है। फिर आता है बिक्वीथ, बिक्वीथ मतलब ये एक तरीके का ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट में ये टर्म्स यूज की जा सकती हैं। अगेन प्रॉपर्टी ही आपकी नहीं है तो आप ट्रस्ट में भी नहीं दे सकते हो। फिर आता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए कहा गया है, ये इस एक्ट में उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोविजंस बनाए गए थे ताकि लोग इनका डिसएडवांटेजेस ना ले, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि एससी एसटी की जमीन ले ली, अब उनसे काम करवा रहे हैं और उन्हें कुछ पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए ये बनाए गए हैं कि ये 3 लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सहारिया ट्राइब। ये एक ट्राइब पर्टिकुलरली मेंशन की है उस समय को ध्यान में रखते हुए कि ये लोग सिर्फ आपस में ही अपनी लैंड्स दे सकते हैं, किसी और को नहीं दे सकते। मतलब कि मान लो कोई और है जैसे जनरल कैटेगरी है तो उनको ही अपनी लैंड नहीं दे सकते, और सहारियाज भी सिर्फ आपस में ही, मतलब सहारिया ट्राइब को ही अपनी लैंड दे सकते हैं, किसी और को नहीं दे सकते। अब आता है कि लेटिंग और सब लेटिंग, देखो इसका मतलब है जैसे टेनेंट और सब टेनेंट था, लेट करेंगे किसको, टेनेंट को दे रहे हैं। सब लेटिंग, ये तो आपने जैसे बहुत सारे एड्स होते हैं ना, टू लेट, तो ये वही है, टू लेट है ये, मतलब किसी को दिया हुआ है, तो टेनेंट और सब टेनेंट। यहाँ पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, नो होल्डर ऑफ खुदकश शैल लेट और नो खातेदार टेनेंट और हिज मॉर्गेजी। मॉर्गेजी कौन होता है, जिस जो कि उस पोजेशन में है प्रॉपर्टी के, मॉर्गेजर मतलब किसी और ने दिया और मॉर्गेजी मतलब जिसके पास अभी प्रॉपर्टी है। शैल सब लेट द होल और एनी पार्ट, पूरा ही नहीं दे सकते हैं और अगर कोई टुकड़ा है तो वो भी नहीं दे सकते, हर एक चीज को एक तरीके से मना ही कर दिया है। हिज होल्डिंग एट एनी वन टाइम फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 years, मतलब कि एक बार में 5 साल से ज्यादा आप नहीं दे सकते, 4.5 years के लिए दे सकते हो पर 5 साल से ज्यादा आप नहीं दे सकते हो। और मान लो आपने एक बार दे दिया है, उसके बाद में आपको 2 साल तक नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने आज दिया है, आज से 5 साल तक आप दे सकते हो, 5 साल से ज्यादा नहीं दे सकते, उसके बाद आपको 2 साल का वेट करना पड़ेगा, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सपायर हुआ है तो आपको 2 साल वेट करना है, उसके बाद ही आप किसी और को दे सकते हो, तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। फिर है नो, गैर खातेदार टेनेंट शैल सबलेट द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज होल्डिंग फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 year। जैसे खातेदार टेनेंट और खुदकश के लिए क्या था 5 साल और फिर 2 साल वेट करना है, वैसे ही यहाँ पे बोला गया है 1 year। वो लोग 5 साल के लिए नहीं दे सकता, ये 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं दे सकता। ये हमने देख ही लिया है कि मेंबर ऑफ एससी एसटी और सहारिया ट्राइब सिर्फ आपस में ही सबलेट कर सकते हैं, मतलब पहले तो था कि ट्रांसफर नहीं कर सकते, अब यहाँ पे कह दिया कि आपको लेट और सबलेट भी करना है, तो आपस में ही करना है, किसी और को नहीं करना। क्योंकि क्या होता है अगर मान लो कोई टेनेंट की तरह रहने भी आ गया किसी और कैटेगरी का, तो उस टाइम पे तो इन लोग को दबा दिया जाता था, तो ऐसे में वो रहने आ गया और फिर कह देगा नहीं नहीं मैं तो ओनर हूँ, फिर इनको डरा धमका के निकाल देगा, तो इसीलिए इनको पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया था। अब देखो ये दो तरीके का है कि अगर कोई लैंड है जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए यूज हो रही है, उसमें कुछ भी हो सकता है जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस और प्लांटेशन सच एज जूली फ्लोरा, ये एक तरीके का प्लांट होता है, तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ऐसे में कितने टाइम के लिए लेट और सबलेट किया जा सकता है,
पहले तो है कि 15 साल के लिए किया जा सकता है, और ये जो टर्म है इसे हम वापस एक्सटेंड कर देंगे 15 ईयर्स के लिए, मतलब 15 + 15 मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए आप लेट कर सकते हो, सबलेट कर सकते हो। फिर है कोई लैंड है लीज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल प्रोसेस। ये हमने राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में देखा था लास्ट लेक्चर में कि अनऑथराइज्ड लैंड का भी हमें यूज नहीं करना है। अगर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए ऑथराइज किया गया तो हमें कुछ और काम नहीं करना है, जो बोला है वही करना है। या फिर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज नहीं करना है, अगर कोई लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है तो ऐसे में पहली बात तो करना ही नहीं है। बट हाँ कर सकते हैं, हमने कल भी देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है आपको अलाउ कर दे, बदले में आपसे कुछ कॉम्पनसेशन ले ले या कुछ फाइन ले ले। तो ऐसे में विद गवर्नमेंट की परमिशन हम कर सकते हैं। कितने टाइम के लिए लेटर सबमिट कर सकते हैं? 20 ईयर्स, और फिर वापस उसे एक्सटेंड कर देंगे 20 ईयर्स, तो मैक्सिमम हो गया आपका 40 ईयर्स। और ये 40 ईयर्स कहाँ से ऐड हुआ है? आपका राजस्थान लैंड लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2014, मतलब कि ये पहले नहीं था प्रोविजन, अमेंडमेंट से ऐड किया गया है 40 ईयर्स वाला। अब है कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस हमने देखी कि कौन लेट कर सकता है, कौन सबलेट कर सकता है, ये किस किस पे अप्लाई नहीं होगा। एक तो माइनर पे, लुनेटिक पे, इडियट पे, डाइवोर्स्ड वुमेन, डिसेबल्ड, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, डिटेन्ड पर्सन, जैसे किसी भी तरीके का डिटेन्ड पर्सन हो सकता है, अंडर ट्रायल हो सकता है पोस्ट ट्रायल उसे पनिशमेंट मिली हो, और ए स्टूडेंट बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। अब देखो एज उस टाइम पे ना इन क्वेश्चन ही चल रही थी, जैसे आजकल क्या होता है हर चीज की एज अपन ने 18 ईयर्स मान ली है, इवन अभी भी इस पे डिबेट चल रहा है, बट उस टाइम पे ये हमने 25 ईयर्स रख दिया था सेफर साइड पे। अब क्यों नहीं है, इनको रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि ये लोग खुद से अपनी लैंड कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, जैसे मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एग्जांपल, तो ये तो देश की सेवा के लिए चले गए हैं बाहर, तो ऐसे में उनके पास तो राइट है ही नहीं ना, वो वहां पे रहेंगे या अपनी लैंड कल्टीवेट करेंगे, इसीलिए इनको हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस में बांध दिया है। फिर है चैप्टर नंबर 5, सरेंडर, अबैंडनमेंट एंड एक्सटिंक्शन ऑफ टेनेंसीज। वो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 डील्स विद इम्प्रूवमेंट। मैंने आपको बताया था जब हमने ये पढ़ना स्टार्ट किया था कि इम्प्रूवमेंट का ये अच्छा प्रोविजन है कि अगर किसी ने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है तो उसे उसके बदले में कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। तो देखो कौन कौन कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट तो कर ही सकती है, कोई लैंड ओनर, ये तो बेसिक है, या तो गवर्नमेंट क्योंकि उनका तो राइट है हर एक प्रॉपर्टी पे, और लैंड ओनर क्योंकि उनका भी राइट है ना उस प्रॉपर्टी पे, तो ये लोग तो कर ही सकते हैं। फिर और कौन कर सकता है? खातेदार टेनेंट। खातेदार टेनेंट कौन था? जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जिनका नाम है, गवर्नमेंट अकाउंट्स में जिनका नाम लिखा हुआ है, ये लोग कर सकते हैं। बट ये कब कर सकते हैं? जब तहसीलदार उन्हें परमिशन दे दे, मतलब कि इन्हें परमिशन मांगनी है तहसीलदार से। अब ये हो सकता है आपको हाँ कर दे ना कर दे, डिपेंड की क्या सर्कमस्टांसेस है। फिर आता है कि अगर कॉम्पनसेशन भी मिलेगा, मतलब किसी ने इंप्रूवमेंट किया तो कॉम्पनसेशन मिलेगा जब भी वो लैंड ट्रांसफर होगी। पर अगर इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग कुछ डिस्प्यूट है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है उसने कुछ इंप्रूवमेंट किया फिर होगी लैंड ट्रांसफर, तो ऐसे में वो कह देगा मैंने इंप्रूवमेंट करवाया था आप मुझे दिलवाओ इसके बदले में पैसे। तो ये बोलेगा इतना ही मतलब मान लो इन्होंने किया था 10,000 का, अब कह रहा है मैं तो कॉम्पनसेशन 5,000 का ही दूंगा, ये कह रहा है नहीं मैंने तो 10,000 तक का करवाया था, तो ये हो गया आपका डिस्प्यूट। जैसे ही कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो ऐसे में जो डिस्प्यूट है उसे कौन सॉल्व करेगा? असिस्टेंट कलेक्टर। चैप्टर 7 डील करता है आपका ट्रीज से। देखो ये भी अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोविजन है कि जनरली हम देखते हैं कि पेड़ ही तो है, ठीक है घर में लगा लिए काट लिए, बट नहीं, उस टाइम पे ये सब भी एक बड़ी बात हो जाती थी, क्योंकि अगर किसी को किसी और की प्रॉपर्टी हथियानी है तो वो धीरे धीरे करके उसकी पावर लेता था, तो इसीलिए हर एक चीज के लिए प्रोविजन बनाए गए हैं। देखो टेनेंट प्लांट कर सकता है, अब देखना कि टेनेंट प्लांट तो कर सकता है बट हटा नहीं सकता, ये चीज ध्यान से देखनी है। टेनेंट मे प्लांट ट्रीज ऑन हिज होल्डिंग प्रोवाइडेड दैट सच ट्रीज डू नॉट डिमिनिश द प्रोडक्टिव वैल्यू ऑफ द लैंड। इसका क्या मतलब है? कोई लैंड है, मान लो ये लैंड है, ये ना इसका गेट है, मतलब कि यहाँ से एंट्री होती है। अब यहीं पे कोई टेनेंट रह रहा है, उसने बड़ा सा पेड़ लगा दिया, मतलब कि कोई गाड़ी अंदर ही नहीं आ सकती, इस तरह से उसने पेड़ लगा दिया, तो ये तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमिनिश कर रहा है, तो ऐसे नहीं लगा सकते। आप पेड़ लगा सकते हो, हेल्प के लिए लगा सकते हो, पर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमिनिश नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? अब बोल दे टेनेंट तो कि मैंने तो बदले में पेड़ लगा दिया, अब मैं रेंट नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं होगा। आपने पेड़ लगा दिए, ठीक है अच्छा काम है, बट फिर भी आपको रेंट तो पूरा देना ही पड़ेगा जो भी आपका डिसाइड हुआ था। टेनेंट हैज राइट टू प्लांट ट्रीज ऑन गवर्नमेंट लैंड। जनरली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट लैंड में किसी और को उतने राइट्स नहीं होते हैं, बट अगर वो एडजेसेंट लैंड है, मतलब कि यहाँ पे टेनेंट रह रहा है और यहीं पे आपकी गवर्नमेंट लैंड है, या किसी भी तरीके से अगर वो एडजेसेंट है, तो ऐसे में वो प्लांट कर सकता है ट्रीज को। बट ट्रीज कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। पर हटाया नहीं जा सकता, आप लगा सकते हो पर आप हटा नहीं सकते हो जब तक कि ऐसा लिखा हुआ नहीं है।
अब देखो, अ खातेदार टेनेंट होल्डिंग लैंड बिलो दैट सीलिंग एरिया मे रिमूव ट्रीज स्टैंडिंग ऑन हिज होल्डिंग, मतलब कि वो अपनी होल्डिंग से हटा सकता है बिलो दैट सीलिंग एरिया, मतलब कि वो खुद अपनी जगह पर ठीक होना चाहिए। अगर आफ्टर द सीलिंग एरिया मतलब कि इतना ही सीलिंग एरिया था, उससे ज्यादा अगर उसने ले रखा है तो वो ऐसे ही नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी पे वो कुछ, क्योंकि वो गलत काम कर रहा है। बट बिलो दैट सीलिंग एरिया वो अपनी जगह पे ठीक है, तो वो अपनी होल्डिंग से हटा सकता है किसी भी पर्पज के लिए, एग्रीकल्चर हो सकता है, बॉन फायर हो सकता है। अब आता है गैर खातेदार टेनेंट। हमने खातेदार टेनेंट को राइट्स दिए हैं कि वो हटा सकता है किसी भी पर्पज के लिए, पर जो गैर खातेदार टेनेंट है जिनका नाम अभी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में नहीं है, वो नहीं हटा सकता। अगर उन्हें हटाना है तो ऐसे में उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी तहसीलदार की। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि तहसीलदार की परमिशन चाहिए। तो देखो, ये जिस लेवल पे है उस लेवल पे तहसीलदार के पास पावर होती है। सब टेनेंट किससे परमिशन लेके हटा सकता है? लैंड ओनर। ये तो इजी है कि ओनर है, फिर टेनेंट है, फिर सब टेनेंट है। तो सब टेनेंट हो सकता है पहले टेनेंट की परमिशन ले, बट लास्ट में उनको ओनर की परमिशन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि टेनेंट के पास भी कुछ ही राइट्स होते हैं, सारे राइट्स नहीं होते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो सॉल्व करेंगे यहाँ पे तहसीलदार। यहाँ पे परमिशन भी तहसीलदार की लेनी है और डिस्प्यूट भी तहसीलदार ही सॉल्व करेंगे। अब ऐसे में देखो, पेनल्टीज बोला था कि नहीं हटाना है, फिर भी आपने हटा दिया तो क्या होगा? 100 रुपीज पर ट्री। अब ऐसे में 100 रुपीज तो एक ट्री का हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं, ज्यादा हो जाए। और डबल पेनल्टी ऑन सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रवेंशन, एक बार हटाया 100 रुपए पर ट्री ले लिया, उसके बाद भी कर रहे हैं तो 200 रुपीज हो जाएगा। फिर आता है चैप्टर नंबर 8, डेक्लेरेटरी सूट। ये हमने समझ लिया है कि क्या होता है, फिर एक बार पढ़ लेते हैं। लेकिन any person claiming to be tenant or co-tenant may sue for a declaration that he is tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy। मतलब कि अगर कोई पार्ट है तो उसके लिए भी वो बोल सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो कोर्ट से ये नहीं कह रहा कि मुझे कुछ दिलवा दो, वो सिर्फ ये कह रहा है कि आप एक डिक्री पास कर दो जहाँ पे मेरे राइट्स का डिक्लेरेशन हो जाए। In such joint tenancy, any suit can be done for declaration of class 2 tenancy, boundaries of the holding, the rent payable in the respect of holding term of tenancy। किसी भी चीज के लिए हो सकता है, छोटी सी चीज के लिए भी, अगर उसके राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है तो। अब आता है चैप्टर नंबर 9। ये बात करता है डिटर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रेंट की। तो ये कौन कर सकता है? रेंट तो क्या होता है ना, टाइम टाइम पे रेंट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हमारी महंगाई बढ़ रही है या फिर चीजें चेंज हो रही है, तो रेंट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये डिसाइड कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट कैन डिसाइड अबाउट द रेट ऑफ द रेंट। जो टेनेंट है वो कैसे भी दे सकता है, इन काइंड और इन कैश। हो सकता है आपको कुछ कैश दे दे, या फिर टेनेंट उसके यहाँ पे कुछ काम वाम कर दे। जैसे हम मेड रखते हैं घर में, तो हो सकता है टेनेंट कह दे कि आप मुझे रख लो, मैं बदले में आपके घर का काम कर दूंगा। पर जो रेंट होगा अगर वो काइंड में है, तो ऐसे में क्या नहीं हो सकता है? देखो, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो था घर का एग्जांपल, रेसिडेंशियल हाउस का, बट हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान टेनेंसी एक्ट। तो टेनेंसी कहाँ पे होती है? एग्रीकल्चरल लैंड में। तो अगर ऐसे में काइंड है तो वो कहाँ पे काम होगा? वो काम होगा खेतों में। ऐसे में वो क्या नहीं हो सकता? ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है टेनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि टेनेंट है जिसे अभी जरूरत है लैंड की। ऐसे में अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और पर्सन उसका डिसएडवांटेज ले लेगा। तो देखो क्या रेस्ट्रिक्शन है, कैन नॉट बी मोर देन 1/6 ऑफ पार्ट ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस। मतलब कि टेनेंट को बोला था कि आप यहाँ पे रहो और आपको ये काम करना है, मतलब कि जो प्रोड्यूस आएगी उसका आपको कुछ पार्ट देना रहेगा। तो ऐसे में जो टोटल प्रोड्यूस है उसका 1/6 पार्ट से ज्यादा नहीं मांग सकते आप। फिर है व्हेन क्रॉप शेयरिंग बाय लैंड होल्डर्स इज कॉन्ट्रैक्टेड विद सब टेनेंट और टेनेंट और खुद कष्ट। तो ऐसे में जो लैंड होल्डर होगा, अगर वो भी कंट्रीब्यूट करता है क्रॉप शेयरिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि उसने हो सकता है बीज लाके दे दियो, कोई मशीन्स लाके दे दियो, जो भी है, खाद ला दी हो, सीड्स ला दी हो, जो भी है, अगर ऐसे में उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया है और कंट्रीब्यूशन जो है वो अप टू 50% तक का है, तो जो रेंट होगा वो सिर्फ 1/4 ही होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी 50% तक एक्सपेंसेस में कंट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब उसे ज्यादा रेंट देने की जरूरत नहीं है। फिर है जो रेंट रेट होगी, वो डिसाइड कैसे होगी कि अब बढ़ाई जानी है या अब कम करनी है? कम तो जनरली होती नहीं है, पर ये डिसाइड किस बेसिस पे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन प्राइस इन मंडी। ये देखो फिर से डिपेंड करेगा, जैसे ना हमने अभी एक दो लेक्चर पहले देखा था जियोग्राफिकल इंडिकेशन आईपीआर में। तो कोई जगह होती है जो किसी एक चीज को लेकर फेमस होती है, जैसे कि आसाम में चाय हो गई, दार्जिलिंग में चाय हो गई, इसी तरीके से कहीं पे चावल होते हैं, कहीं पे चाय होती है, अपने राजस्थान में भी अलग अलग क्रॉप्स होती हैं। तो वैसे ही उस पर्टिकुलर चीज की जो प्राइस है वो मंडी में डिसाइड की जा सकती है कि यहाँ की सॉइल उपजाऊ है तो यहाँ पे ज्यादा पैसे लेंगे, कहीं की सॉइल होती है जहाँ पे कुछ उग ही नहीं पाता है तो ऐसे में वो कम प्राइस में जाएगी। तो वो डिपेंड करता है। फिर आता है इनको डिसाइड कौन करेगा? वैसे तो काम ये
स्टेट गवर्नमेंट का है, बट स्टेट गवर्नमेंट एक बहुत ही बड़ा टर्म है, मतलब बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे में किसी एक पर्सन को अथॉरिटी देना जरूरी है जो कि इन सब चीजों को हैंडल करे, और वो पर्सन होगा रेंट रेट ऑफिसर shall determine the rent rate and decide on matters, मतलब कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो भी यही डिसाइड करेंगे और रेट भी यही डिसाइड करेंगे। रेमिशन और सस्पेंशन ऑफ रेंट कैन बी डन इन एग्रीकल्चरल कैलामिटीज, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कभी ड्रॉट आ गया, कभी फ्लड आ गया, तो ऐसे में वो कैलामिटीज मानी जाती हैं, और अगर इमरजेंसी लग गई तो ऐसे में भी जो रेट्स है वो रिवाइज की जा सकती हैं। अचानक से महंगाई बढ़ रही है, पर हो सकता है ना कि ऐसी कोई कैलामिटी आ जाए, इमरजेंसी लग जाए, तो ऐसे में सारी ही रेट्स गड़बड़ हो जाएंगी, तो ये अचानक से हो सकता है फ्लक्चुएट करे, बढ़ जाए, कम हो जाए। अब आता है चैप्टर नंबर 10, ये बात करता है पेमेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट। पेमेंट तो हो गया सिंपल, रिकवरी मतलब कोई दे नहीं रहा है तो ऐसे में हम उससे कैसे लें, कैसे हम रिकवर करें। तो जनरल पहले पढ़ते हैं, जो टेनेंट होगा उसे देना है लैंड होल्डर को, यहाँ पे सब टेनेंट टेनेंट दोनों को लैंड होल्डर को ही देना है जो कि वहाँ का ओनर है। जो कलेक्टर है वो पब्लिश करेगा जो भी करंट प्राइस चल रही है, मतलब कि प्रेजेंट में अगर हो सकता है चेंज होना हो तो वो भी, ये सारे जो नोटिस हैं वो कलेक्टर की अथॉरिटी से ही आएंगे। लिस्ट ऑफ करंट प्राइस ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स विच शैल हेल्प इन असेसिंग द मनी वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ होल्डिंग, तो ये कलेक्टर डिसाइड करता है, वहां से फिर सारे लोगों के पास जाती है। जो रेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स में भी जाता है, हो सकता है कोई एक बार में ना दे पाए, तो ऐसे में इंस्टॉलमेंट का फंक्शन भी दिया गया है यहाँ पे। अब आती है बात रिकवरी की, जो लैंड होल्डर है ऐसे में उसे रिकवर करना है तो वो पहले देगा नोटिस, नोटिस और सूट दोनों से हो सकता है, बट पहले दिया जाता है नोटिस, डायरेक्टली हम कोर्ट में नहीं चले जाते हैं। अब इसमें टाइम हो सकता है 15 दिन का, 30 दिन का, नोटिस दिया उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम फाइल करेंगे सूट। Recovery of arrears on account of irrigation dues or on account of null bath can also be done by suit. null bath हमने देखा था, अगर उसका भी किसी ने पैसा नहीं दिया तो उसके लिए भी हम सूट फाइल कर सकते हैं। लास्ट में हमारा लास्ट रिजॉर्ट क्या है, हमारा कहीं भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, हम जाएंगे कोर्ट के पास, क्योंकि कोर्ट तो हमारे चीज सॉल्व कर ही देंगे, तो इसीलिए कोर्ट्स को हम लास्ट रिजॉर्ट भी इसीलिए कहते हैं। द रेंट पेएबल टू गवर्नमेंट शैल बी पेड इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये हमने कल समझ लिया था, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें काम ही यही सारा है, उन्होंने लिखा हुआ था ऑब्जेक्ट में ही कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, तो वो यहीं से आता है। अब आता है इजेक्टमेंट, इजेक्टमेंट मतलब सिंपल वर्ड्स में इविक्शन, अगर आपने ये नहीं सुना है तो आपने इविक्शन तो सुना ही होगा, ये वही है। टेनेंट कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम हिज लैंड होल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ मेनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि हो सकता है उसने रेंट नहीं दिया हो सकता है किसी और को इलीगली सबलेट कर दिया हो, मतलब उसे अलाउड नहीं था फिर भी उसने किसी इलीगल पर्पज के लिए किसी और को दे दिया है। फॉर डेट्रीमेंटल एक्ट, मतलब कि आपको रहने के लिए दिया था, आप घर ही तोड़ रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन, जैसे मान लो आपको रहने के लिए दिया था कि आप 5 ही आदमी रहोगे, आपने 10 आदमी और रख लिए, तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई। ट्रेसपास हो सकता है आपका एडजेसेंट ऐसे घर हो, एडजॉइनिंग नहीं होता है कि यहाँ पे टेनेंट है यहाँ पे ओनर है, अब आप ऐसे में इसके घर में ट्रेसपास कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी अगर आप करेंगे तो आपको वहां से इजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर इजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन भी आपको देना पड़ सकता है। अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वो डिसाइड कौन करेगा, असिस्टेंट कलेक्टर। और अगर रॉन्गफुल इजेक्टमेंट हुआ है किसी के साथ तो यहाँ पे आपको रेमेडीज मिलेंगी। देखो ये एक और अच्छी चीज है, जैसे इंप्रूवमेंट से सिमिलरली रॉन्गफुल इजेक्टमेंट भी अच्छी चीज है। मान लो कि किसी ने हटा दिया, बट हो सकता है ना कि गलत प्रूव हो जाए, इसीलिए तो हमारे इंडिया में अपील्स का हमने फंक्शन प्रोवाइड किया है कि आप अपील कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर ये रॉन्गफुल तरीके से आपको इविक्ट किया गया तो आपके पास रेमेडीज हैं, आप फिर से जाके बोल सकते हैं कि नहीं नहीं आप रिवाइज करिए, आप रिव्यू करिए। अब आता है चैप्टर नंबर 12, ये बात करता है ग्रांट ऑफ लैंड, मतलब कि किसी को लैंड देना। देखो लैंड कैन बी ग्रांटेड ऑन फेवरेबल रेट ऑफ रेंट अंडर विच ग्रांटी शैल बी कंसिडर्ड एज खातेदार टेनेंट। ग्रांटी कौन होता है, जिसको लैंड मिली है, ग्रांटर जिसने दिया है, तो ये किसी भी तरह से हो सकता है, उसे बोलेंगे क्या, खातेदार टेनेंट। एंड शैल बी पेएबल एंड शैल बी लायबल टू पे रेंट। देखो हमने देखा अगर हम किसी को राइट्स दे रहे हैं तो मतलब बदले में हमें कुछ लेना भी है, तो कुछ जो पैसे होंगे जो भी होगा उसे हमने यहाँ पे रेंट का नाम दिया है। फिर इफ ही डजंट पे रेंट देन ही कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम हिज लैंड होल्डिंग, पैसे पे ही तो दिया था, वही नहीं दे रहे हो तो आपको निकाल दिया जाएगा। फिर आता है इफ ग्रांटी इज विलेज सर्वेंट, मतलब कि ग्राम सेवक। अब देखो ग्राम सेवक एक तरीके से पब्लिक सर्वेंट है, बट फिर भी इसको खातेदार टेनेंट नहीं माना है, इसको माना गया है गैर खातेदार टेनेंट, मतलब जिसका नाम हमने रिकॉर्ड्स में नहीं रखा है। क्योंकि ये विलेज सर्वेंट है, एक तरीके से पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है, तो इनके रूल्स अलग होते हैं, इसीलिए इनका नाम वहाँ पे नहीं लिखा है। अब है कि अगर ग्राम सेवक भी आपको ठीक से पैसे नहीं दे रहा है, या फिर हो सकता है जिस पर्पज के लिए लैंड थी वो ठीक से यूज नहीं कर रहा है, इनअप्रोप्रिएट तरीके से यूज कर रहा है, तो ऐसे में उसको भी निकाला जा सकता है। पर उसको हम नोटिस देंगे और वो नोटिस जाएगा आपको कलेक्टर की तरफ से, मतलब कि यहाँ पे अथॉरिटी कौन है, कलेक्टर।
अब आता है चैप्टर नंबर 13, ग्रुप होल्डर्स। ग्रुप क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं, आपने सुना होगा ना मैंगो ग्रुप, मतलब किसी के आम की खेती की होती है उस अकॉर्डिंग। तो जिन जो उसके ओनर है वो हो गए आपके ग्रुप होल्डर्स। अब हम उनके बारे में देखते हैं। अब क्योंकि वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, वो चाहे तो काट दें, वो चाहे तो बेच दें, वो चाहे तो आम की जगह अमरूद के पेड़ लगा लें, उनकी मर्जी है। उनके पास इंप्रूवमेंट के राइट है, प्रॉपर्टी ही उनकी है, तो ऑब्वियसली वो इंप्रूव कर सकते हैं, उसे बेटर बना सकते हैं, वो सेल आउट कर सकते हैं, वो गिफ्ट दे सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफरेबल राइट्स है, क्योंकि वो सेल भी कर सकता है, उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, राइट्स है, तो वो यहाँ पे गिफ्ट भी कर सकता है। कलेक्ट एंड सेल दी प्रोड्यूस, जो मर्जी करें, वापस वही बात हो गई। ही कैन गिव हिज लैंड होल्डिंग फॉर लीज फॉर 3 years। अब देखो लीज पे वो दे सकते हैं, बट टर्म लगा दिया है कि 3 साल के लिए ही दे सकते हैं। जो रेंट होगा शैल बी पेबल इन कैश, यहाँ पे काइंड नहीं लिखा है, आपको कैश में ही देना पड़ेगा जो भी कुछ रेंट हो। वो चाहे तो सबलेट भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा वो चाहते हैं या नहीं, उनका राइट है। ग्रुप होल्डर कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम हिज लैंड होल्डिंग ऑन नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। देखो मान लो कि वो एज अ टेनेंट वहां पे काम कर रहा था, मतलब जो ग्रुप होल्डर्स रियल है, जो ओनर है, उनकी खुद की प्रॉपर्टी वो चाहे किसी और को दे दें, तो उन्होंने दे दी। अब जो रह रहा है वो एज ऑफ नाउ वो उनका होल्डर है। ऐसे में अगर उसने नॉन पेमेंट ऑफ रेंट किया, रेंट नहीं दिया, तो उसे निकाला जा सकता है। हमें चैप्टर नंबर 4, इजारदार और ठेकेदार। ये हमने देखा था ठेकेदार कौन होते हैं, जिसने ठेके पे रखी हो प्रॉपर्टी। दे हैव मेनी राइट्स सच एज राइट टू स्यू फॉर द इनहैंसमेंट ऑफ रेंट। बिल्कुल वो स्यू कर सकते हैं। पहले तो वो शांति से बोलेंगे कि देखो अभी आप कम दे रहे हो हमें पैसा, हम काम ज्यादा कर रहे हैं, तो आप बढ़ा दो किराया। ऐसे में वो नहीं करते हैं तो वो स्यू कर सकते हैं। इजेक्टमेंट ऑफ अ टेनेंट, राइट टू मेक एन इम्प्रूवमेंट, राइट टू कट ट्रीज, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है पहले वो शांति से बात करेंगे, नहीं होगा तो फिर वो स्यू कर सकते हैं। क्योंकि एक तरीके से जो ठेकेदार है उनके पास उतने राइट्स नहीं होते, लिमिटेड राइट है, तो ऐसे में हो सकता है उनके साथ गलत हो रहा हो सकता है उन्हें उतनी प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे हो, उन्हें उतनी सैलरी नहीं मिल रही हो, इसीलिए वो बोल सकते हैं कि नहीं आप कुछ बढ़ाओ हमारे लिए या फिर कुछ और करो। If Ijazar doesn't pay rent, then he can be ejected from his land holding. Otherwise, he can also surrender his rights. अगर उसने पे नहीं किया तो उसे इविक्ट किया जा सकता है, ये तो सिंपल ही है। अब देखो एक और नई चीज है कि वो चाहे तो अपने राइट सरेंडर कर सकता है। किसी को ठेके पे दी है प्रॉपर्टी तो उनकी तो हो नहीं गई है, जो भी उन्होंने साइन किए थे डॉक्यूमेंट्स, कुछ अग्रीमेंट हुआ था, या फिर बाय माउथ, क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए अग्रीमेंट नहीं होता है, हम ऐसे ही बोल देते हैं कि ठीक है आप 6 महीने के लिए रख लो, ये आपको ठेके पे दिया, इतना काम आपको करके देना है। ऐसे में अब उसका मन नहीं है, क्योंकि उसको उसका मन चाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में वो सरेंडर कर सकता है कि ठीक है अब ये मुझे नहीं करना है। चैप्टर 15, इट टॉक्स अबाउट प्रोसीजर जुरिस्डिक्शन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स। रेवेन्यू कोर्ट्स हमने लास्ट क्लास में देखा था। रेवेन्यू कोर्ट्स मतलब कि डील ही करेंगे रेवेन्यू मैटर्स से। All suits, cases, appeals, applications, references and proceedings shall be tried by revenue court। मतलब कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट में भी अगर कोई मैटर है तो वो डील कौन करेगा, रेवेन्यू कोर्ट। और रेवेन्यू कोर्ट बताए कहाँ गए हैं, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में, उसका प्रोसीजर भी वहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मैंने कल आपको बताया था कि जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है वो आपका है प्रोसीजरल एक्ट, और ये है आपका सब्सटैंटिव, मतलब जो टेनेंसी एक्ट है ये आपका सब्सटैंटिव लॉ है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर नहीं बताया गया, प्रोसीजर आपका उसी लॉ में था। अब देखो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट एनी डिक्री, किसी भी चीज के अगेंस्ट हो सकती है, ये तो हमारा अच्छा राइट है। किसकी अपील होगी और किसको होगी अब ये देख लेते हैं। अगर तहसीलदार की कोई डिक्री है तो उसकी अपील जाएगी कलेक्टर को। कितने टाइम में जाएगी, 30 डेज में। अगर कलेक्टर या सब कलेक्टर की अपील है तो कहाँ जाएगी, रेवेन्यू एपेलेट अथॉरिटी को। कितने दिन में जाएगी, 60 डेज में। फिर रेवेन्यू एपेलेट अथॉरिटी की अपील है तो लास्ट में जाएगी रेवेन्यू बोर्ड, और इनका डिसीजन रहता है फाइनल, ये हम कल देख चुके हैं। ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी है, और इनकी अपील कितने दिन में जाएगी, 90 डेज में। देखो जो रेवेन्यू कोर्ट है उनके पास राइट टू रिव्यू होता है। राइट टू रिव्यू मतलब नाम से समझो, रिव्यू मतलब कि जो कोर्ट है वो खुद ही अपना डिसीजन वापस देखेगा। हो सकता है कोई क्लेरिकल मिस्टेक हो गई हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट पहले नहीं आया हो, तो ऐसे में खुद ही अपना राइट देखेगा। अपील नहीं होगी यहाँ पे, वो खुद ही जिसने डिसाइड किया है वही अपना देखेंगे, और फिर से अगर कुछ गलती होगी तो वो ठीक करके बता देंगे। सिमिलरली जो रेवेन्यू बोर्ड होता है उनके पास भी होता है कि वो खुद का भी कर सकते हैं रिव्यू, मतलब खुद का रिव्यू कर दिया, और रिव्यू द जजमेंट ऑफ रेवेन्यू कोर्ट, उनका भी वो चेक करके बता सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल छोटी मोटी मिस्टेक है तो वो ठीक हो जाएगी। अब आता है चैप्टर 16, ये हो गया मिसलेनियस पार्ट। इसमें हम देखते हैं इस एक्ट से यूनिफॉर्मिटी आ गई, ये तो आपको ऑब्जेक्ट से ही क्लियर हो गया था, वहां पे लिखा हुआ है कंसोलिडेट। एज अर्लियर देयर वर डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट एरियाज, ये बात तो है, कंसोलिडेट करके एक ही में डाल दिया। दूसरा है स्टेट एज ए लैंड होल्डर, ये हमने देखा कि बहुत सारी जगह स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है, वो इसीलिए दे रखी है कि जो नॉर्मल लोग हैं जो कि एक्स्ट्रा पावर लेके लोगों का डिसएडवांटेज लेते थे, उनसे पावर लेके पावर दे दी है स्टेट को, क्योंकि स्टेट किसी के साथ गलत नहीं करेगा।
This act provides that the landholders' rights are vested in the state and this is beneficial for the landless tenants and for the protection of their rights. तो एट द एंड प्रोटेक्शन तो हमें टेनेंट्स का ही करना है क्योंकि गलत तो उन्हीं के साथ हो रहा था इतने सालों से। देखो बात है 1955 की, तो हमें उस टाइम का ध्यान देना है। आज हो सकता है आप लोग बोले कि नहीं टेनेंट्स भी अपने राइट मिसयूज करते हैं, तो आज के टाइम पे चीजें बदल गई हैं, ये उस टाइम को देखते हुए है। फिर है स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये हमने देखा था दैट शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब और सहारिया ट्राइब ये लोग सिर्फ आपस में ही दे सकते हैं, ट्रांसफर भी और लेट सबलेट भी आपस में ही कर सकते हैं, किसी और को नहीं कर सकते। वेरियस राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर टेनेंट, ये हमने देखा टेनेंट को काफी राइट्स दिए गए हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम इलीगल इजेक्टमेंट, ये हमने देखा था कि अगर रॉन्गफुली किसी को इविक्ट किया गया तो उसके लिए रेमेडीज हैं। पता है फैसिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये हमने देखा कि अगर किसी ने इम्प्रूव किया है तो उसे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, उसके बदले में पैसे दिए जाएंगे। वेरियस कैटेगरीज ऑफ टेनेंट, वापस से रिवाइज करते हैं कौन कौन सी 4 कैटेगरीज थी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर है इलीगल रेंट और फोर्स लेबर, ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि ये सब चीजें अलाउड नहीं है। आप ज्यादा रेंट नहीं ले सकते, रेंट के अलावा कुछ और नहीं ले सकते, और फोर्स लेबर भी आप नहीं करवा सकते, क्योंकि जो कुछ प्रोविजंस है हमने देखा कि टेनेंट कैश में भी दे सकता है और काइंड में भी दे सकता है, और काइंड में हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर टोटल प्रोड्यूस 1/6 से ज्यादा नहीं मांग सकते हैं हम, और अगर कोई लैंड होल्डर है जो कि अभी वहां है, उसने अगर उन एक्सपेंसेस में पार्ट लिया है और वो 50% तक एक्सपेंसेस कवर किए हैं, तो 1/4 से ज्यादा वो रेंट भी नहीं पे करेगा। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी इसी वजह से लगाई गई हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम एनक्रोचमेंट, ट्रेस पासिंग एनक्रोचमेंट, ये तो सिंपल चीजें हैं जिससे कि हर कोई ही प्रोटेक्ट कर रहा है। Therefore, this act is in favor of the tenants as well as socially and economically backward people. एक तरीके से ये सबके प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया था। टेनेंट जिनकी खुद की कोई जमीन नहीं है, जिन्हें जरूरत है वहां पे रहने की, दूसरे हो गए SC, ST और सहारिया ट्राइब, तो इसी तरीके से हर किसी के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। अब आते हैं कुछ अमेंडमेंट्स, क्योंकि ये बहुत पुराना एक्ट है तो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। हमने देखा भी था कि जो एक 40 ईयर्स वाला प्रोविजन है ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, ये वहां पे ओरिजिनली नहीं था। तो देखो नंबर 1 है द राजस्थान टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2010 इंसर्टेड अ न्यू सेक्शन 251A। तो अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। टू एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू परमिट खातेदार टेनेंट टू टेक अंडरग्राउंड पाइपलाइंस थ्रू द होल्डिंग्स ऑफ अदर खातेदार और क्रिएट अ न्यू वे और टू एनलार्ज और वाइडन द एग्जिस्टिंग वे। पहले क्या होता था, इसकी प्रॉपर्टी है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अब किसी और की प्रॉपर्टी है इतना दूर, अब यहाँ पे अगर उसे कोई हेल्प चाहिए तो उसे साइड से ले जाना पड़ता था, हो सकता है नहीं ले जा पाए या जो भी है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन दे दी है कि आप चाहें तो ऐसे कुछ प्रोविजंस बना सकते हैं कि वो इनकी लैंड के थ्रू ले जाके अपनी लैंड पे कुछ काम करवा सकते हैं। देखो अंडरग्राउंड पाइपलाइन जा सकती है, इसकी लैंड को तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है, बट उसके लिए काम इजी हो गया है। या फिर हो सकता है कोई नया तरीका निकाल लें, हो सकता है इधर गली में एक पाइप लगा दिया, उधर गली में एक पाइप लगा दिया, तो इससे भी हेल्प हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, हेल्प करनी है यहाँ पे। दूसरा है कि कोई एक अथॉरिटी बना दी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट तो वापस से एक वाइड टर्म है ना, तो ऐसे में एक पर्सन को अथॉरिटी देना जरूरी है जो इन सारी चीजों को डील करेगा, वो है यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर। द अमेंडमेंट एक्ट प्लेसेस द अथॉरिटी टू सेटल द क्लेम्स ऑन पैसेज ड्रेन पाइपलाइन, मतलब अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ भी आपको सेटल करना है, तो वो अथॉरिटी है सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया। ही विल डिटरमाइन दी कॉम्पनसेशन एज वेल, जैसे किसी और के प्रॉपर्टी के नीचे से जा रहा है तो ऐसे में वो कह सकता है कि बदले में मुझे कॉम्पनसेशन दो। सेकंड आता है द राजस्थान लैंड लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2014, इसने भी अमेंड किया था, यहीं से वो 40 इयर्स वाला प्रोविजन आया था। इट इंसर्टेड अ न्यू प्रोविजन इन सेक्शन 45, यहाँ पे इन्होंने नई चीज ऐड कर दी है सेक्शन 45 में। क्या ऐड किया है, दैट द खुद कस्ट और ए लैंड ओनर में लेट और खातेदार टेनेंट में सबलेट, जो ओनर है वो तो टेनेंट की तरह देगा, मतलब लेट करेगा, जो खुद खातेदार टेनेंट है वो सबलेट करेगा। कब तक के लिए कर सकता है, फॉर अ टर्म अप टू 10 इयर्स फॉर द पर्पस, पर्पस क्या है, प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 5A ऑफ सेक्शन 90A ऑफ द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। देखो ये बात करता है अनऑथराइज पर्पस वाला, मतलब कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, बट अगर आप फिर भी कर रहे हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये चीज लिखी हुई राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में। तो सिमिलरली पहले यहाँ पे अलाउड नहीं था, बट फिर वहाँ पे ये प्रोविजन डाला गया कि नहीं ठीक है आप कर लो, बदले में आप इतना कॉम्पनसेशन दे दो, वो तो सेम चीज यहाँ पे भी ऐड कर दी गई है। अब ये कहाँ कहाँ पे नहीं मिलेगा ये हम देख चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रेलवे पे नहीं मिलेगा, हमने डिस्कस किया था रेलवे ट्रैक के आसपास में, कैंटोनमेंट एरिया में, रिवर फ्लो एरिया में,
अगर लैंड कवर्ड बाय वाटर, इन दोनों का तो सेम ही है, अलूवियन या डिलूवियन की वजह से। फिर है आर्मी कैंप, वही कैंटोनमेंट वाला आ गया। लैंड फॉर पार्क, क्योंकि जो पार्क जनरली बनते हैं वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे बनते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस पूरी कॉलोनी में यहाँ पे पार्क बनेगा, तो मतलब गवर्नमेंट इंक्लूडेड है। फिर एजुकेशनल लैंड हो गई, ये भी हो सकता है बाई ट्रस्ट, हो सकता है सेमी गवर्नमेंट हो, फुली गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। प्ले ग्राउंड, ये भी वही गवर्नमेंट इंक्लूडेड है। अब आता है लैंड ट्रांसफर रूल्स। तो देखो, ये बनाएगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। अगर राजस्थान टेनेंसी एक्ट की बात है, मतलब राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। कैन ग्रांट राइट टू ट्रांसफर दी लैंड। अब वो राइट्स बना सकती है, कुछ और रूल्स बना सकती है, कुछ भी बन सकते हैं, बट सारे राइट्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है। फिर लैंड ऑफ एससी कैन बी ट्रांसफर्ड विद इन दी सेम क्लास ओनली। ये हमने देख लिया कि एससी, एसटी और सहारिया ट्राइब सिर्फ आपस में ही ट्रांसफर करेंगे, आपस में ही लेट और सबलेट करेंगे। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर होता है आपके लॉ का सारा सिलेबस खत्म। मैंने एक क्वेश्चन दिया है 4 टाइप्स ऑफ टेनेंट, मैं आपको बता सकती हूँ, बट फिर भी आपको ये कमेंट में ही लिखना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।